हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। तो आज हम एक और चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ने से बहुत ही मजा आने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चैप्टर है ये आपके मतलब जो आसपास की जो घटना होती है, फिर आपके आसपास जो चीजें घटती है उससे रिलेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल टोटली। अगर आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो फिर शहरी क्षेत्र में, तो हर जगह आप इस चीज को नोटिस करोगे, देखोगे। तो इसमें हम आज बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक कंटिन्यू आप बने रहिए। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा तो फाइनली आप वहां पर जाके जो चैप्टर नंबर 10 है उसका टोटल आपके 7 वीडियो है, तो वहां पर आपको चेकआउट कीजिए और देन आप इस पार्ट को देखो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल एक कंटिन्यू आपकी मतलब एक सीक्वेंस वाइज आप चीजें चलती रहेंगी। तो हम बेसिकली इसमें देखते हैं कि आधारिक संरचना, जैसे चैप्टर नंबर का नाम ही दे रखा है कि आधारिक संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि डेफिनेशन को लिखा है कि आधारिक संरचना से अभिप्राय, ठीक है, किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की सहयोगी व्यवस्थाओं से। तो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आधारिक संरचना मतलब एक ऐसा मतलब एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा? एक आपको लिखना है यहाँ पर एक आर्थिक का और दूसरा आपका सामाजिक। तो सिंपल से आप अपने शब्दों में भी कह सकते हो कि मतलब आर्थिक आधारित संरचना और सामाजिक आधारित संरचना के जोड़ को ही, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, आधारिक संरचना। तो सिंपल डेफिनेशन काफी इजी, आप इसको याद कर सकते हो। तो दूसरा जो हमारे यहाँ पर देखना कि जो आधारिक संरचना होती है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक आपकी आर्थिक आधारित संरचना और दूसरी सामाजिक आधारित संरचना। तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, होता है क्या, इसको आपने अपने आसपास की चीज देखोगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना, तो आई होप कि आपको डायग्राम भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा होगा। ठीक है, बस कोई नहीं, ये चीज हमें देखना है। तो हमें देख रहा है यहाँ पर आर्थिक आधारित संरचना में किन चीजों को शामिल किया था। आप सिंपल सा इसकी डेफिनेशन बताना है तो आप सिंपल कह दो कि आर्थिक आधारित संरचना वही, ठीक है, वह संरचना होती है जिसमें इन सारी चीजों को क्या इंक्लूड किया जाता है। देखो आर्थिक आधारित संरचना में क्या क्या आता है, जैसे कि बैंकिंग, आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा बैंक वगैरह होते हैं, तो वो कौन सा किसका पार्ट है, वो आर्थिक आधारित संरचना का। और आपने यातायात, आपने ट्रांसपोर्ट देखे होंगे आपने, तो वो सारी चीजें क्या आर्थिक आधारित संरचना है। आपने बीमा वगैरह आपने देखा होगा, LIC वगैरह या फिर और तरह तरह की जो मतलब जो प्रोवाइड किए जाते हैं फाइनेंस सुविधाएं जो होती है, उसमें आपका क्या आता है, आर्थिक आधारित संरचना। सड़क जो आपका वो भी किसका पार्ट है, आर्थिक आधारित संरचना। और जो बिजली है, बिजली किसका पार्ट है, वो भी आर्थिक आधारित संरचना का। और जो संचार मतलब जो कम्युनिकेशन है वो भी इसका प्रकार है। तो सिंपल मतलब क्या है कि ये सारी जो आपके दे रखे हैं ये किसका पार्ट्स होती है, आर्थिक आधारित संरचना की। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा क्या है, सामाजिक आधारित संरचना। ये बेसिकली इसके अंदर हम 2 चीजों को इंक्लूड करते हैं। वो क्या है आपका, एक शिक्षा, एजुकेशन, और दूसरा क्या हमारा हेल्थ। तो सिंपल आप कह सकते हो कि सामाजिक आधारित संरचना, ठीक है, से अभिप्राय, ठीक, उन संरचना से जिसमें क्या शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को, ठीक है, व्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कभी कभी कई बुकों में अलग अलग मेंशन के कहेंगे इसको, इसके अंदर आवास को भी शामिल किया जाता है, मतलब जहां लोग रहते हैं उस चीज को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इस चैप्टर का। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में 4 नंबर का आपसे पूछा जाता है। तो समझना आपने, आई होप कि आपको आधारिक संरचना की आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी क्या होगा। तो यहाँ पर हमें देखना आधारिक संरचना की विशेषता, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि जो आधारिक संरचना होती है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो आपको शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो पहले इसकी जो विशेषता आ रही है, आधारिक संरचना द्वारा उत्पादकता में वृद्धि होती है। ये आपको बड़ा नोट मतलब ध्यान से इसको समझना है कि आधारिक संरचना द्वारा आपको मतलब उत्पादकता में वृद्धि कैसे होगी। तो सिंपल सा मतलब क्या होता है, अगर आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझे, सोचे कि अगर हमारे देश में बैंकिंग की सुविधाएं अच्छी हो, ठीक है, यातायात का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, सड़क अच्छी हो, ठीक है, बीमा वगैरह या फिर जो बिजली वगैरह अगर अच्छी होगी, तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में जो उत्पादन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि जो हमारे मतलब लोगों के अंदर की जो कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी, ऑटोमेटिक डेवलप होगी। अब इस चीज को आपको दोनों पॉइंट मतलब आर्थिक आधारित संरचना और सामाजिक दोनों एक साथ लेके चलना है। अगर लोगों का हेल्थ अच्छी होगी, लोगों के पास अच्छी नॉलेज होगी, तो क्या आपकी सीधी सी बात है कि उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी क्या होगी वो ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ेगी।
दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आधारिक संरचना निवेश को प्रेरित करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना कैसे। निवेश का मतलब क्या होता है, जब हमारे देश में किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है, क्या पैसा लगाया था, किसी दूसरी कंपनी द्वारा, किसी दूसरे देश के निवेशकों द्वारा पैसा लगाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं निवेश कह सकते हैं। ठीक है, आगे चल के इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे निवेश वगैरह क्या होती है, लेकिन हमें बस यहाँ पर छोटा छोटा आपको मोटा मोटा समझना है कि होता ही है। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे देश में, ठीक है, बैंकिंग सुविधा बिल्कुल सर्वोच्च लेवल की, ठीक है, प्लस में हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, शिक्षा हो गया, ये सारे बिल्कुल टॉप क्वालिटी के थे। तो इससे क्या होगी, जो बाहर के लोग हैं ना, वो क्या होंगे कि हमारे देश में कहीं कि आकर्षित होंगे पैसा लगाने के लिए। तो जिससे क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो आधारित संरचना होती है, वो कहीं की इन्वेस्टमेंट को करके ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आधारिक संरचना द्वारा रोजगार का सृजन। ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। ठीक, अब सिंपल ये बात है कि अगर हमारे देश में, ठीक, आधारिक संरचना जो होगी काफी वेल होगी, मतलब काफी वेल फैसिलिटेटेड होगी, फिर ओरिएंटेड होगी, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे देश में हर एक क्षेत्र में, ठीक है, चाहे वो छोटा क्षेत्र हो, चाहे बड़ा हो, चाहे शहरी हो, फिर चाहे ग्रामीण हो, हर एक क्षेत्र में क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार जैसे अवसर होगा, क्या होगा, बड़ी मात्रा में सृजन होगा। इससे लोगों को काम धंधा वगैरह क्या होगा और इजिली क्या होगा वहां पर प्रोवाइड होगा। लास्ट पॉइंट हमारे क्या कह रहा है, आधारिक संरचना द्वारा बाजार के आकार में वृद्धि होती है। ये कैसे, ये आपका फर्स्ट पॉइंट से होता है। सिंपल ये बात है कि अगर हमारे देश में लोग निवेश करने आएंगे, ठीक है, तो बाजार का जो आकार होगा, लोग उत्पादन ज्यादा करेंगे, तो सामान को बेचेंगे, बेचने के लिए बाजार जैसी व्यवस्था की जरूरत होगी। तो इससे क्या होगा कि आधारित जो इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा कि हमारे जो बाजार का जो साइज होगा, बाजार का जो मतलब लेवल होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बड़े पैमाने पर। और जिससे क्या होगा कि हमारे देश में जो एक बाजार जैसी प्रक्रिया क्या होगी, वो बहुत ही अच्छे से क्या होंगे, फंक्शन करेंगे। तो ये बेसिकली हमारी क्या थी, आधारित संरचना की विशेषता है। ये इस पार्ट में देखेंगे कि भारत में आधारित संरचना किस रूप में पाई जाती है, ठीक है, और वहां पर मतलब किस किस, जैसे कि ऊर्जा की बात करेंगे, वाणिज्य ऊर्जा वगैरह क्या होती है, ठीक है, और उनके बीच में डिफरेंस। तो ये आपको मैं बता दूं कि बहुत ही जेन्युइन वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ना है जो हमारे 4 नंबर या फिर 6 नंबर के क्वेश्चन को इजीली क्या कर देगा, कवर कर देगा। तो आप उस चीज को देखना, इसमें हम क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा पहला पॉइंट है, भारत में आधारित संरचना, मतलब कि भारत में जो होता है, मैंने आपको बता दिया आधारित संरचना क्या होती है। तो भारत में जो आधारित संरचना होती है वो सबसे पहले किस रूप में पाई जाती है, वो सबसे पहले ऊर्जा के रूप में पाई जाती है, एनर्जी। ठीक है, समझना क्या होता है एनर्जी। तो जैसे मैंने लिखा है डेफिनेशन, ऊर्जा आर्थिक आधारित संरचना का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक, यह उत्पादन प्रक्रियाओं में जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है, अर्थात ऊर्जा के बिना औद्योगिक उत्पादन संभव नहीं। सिंपल सी बात है कि जैसे कि हमें मान लेते हैं कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए हमारे को क्या भोजन और जल की आवश्यकता होती है, ये हमें हमारे लिए क्या ईंधन है। तो सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं कि जो हमारे देश में जितनी भी हमारी इकोनॉमी के अंदर पूरा जो इकोनॉमी चलती है, ठीक है, इंडस्ट्री जो सेक्टर पूरा रन करता है, तो रन करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट उसका जो फ्यूल है वो क्या है, एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हमारा जो होगा उत्पादन प्रक्रिया संभव हो ही नहीं सकती। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ऊर्जा आधारित संरचना का महत्वपूर्ण तत्व होता है, यह उत्पादन प्रक्रिया में जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। जैसे कि अगर जल, कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा ही उद्योगों के क्षेत्रों के लिए जीवन है। तो सिंपल मतलब क्या है कि अगर उत्पादन प्रक्रिया में जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है, अर्थात अगर ऊर्जा नहीं होगी तो हम उन वस्तुओं का उत्पादन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो भारत में देखेंगे ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा हमारे 2 टाइप्स की होती है, उनमें से वाणिज्य ऊर्जा, दूसरा हमारा क्या, गैर वाणिज्य ऊर्जा। ठीक है, ये समझना है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसी में आपकी डेफिनेशन को क्लियर कर देंगे। देन हम देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस करवाता है तो डिफरेंस करवाने के लिए मेरे मेथड को आप फॉलो करिए, क्योंकि इससे मैं आपको 100% की गारंटी देता हूँ कि आपके अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर आपको कोई टच से मच नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल इजीली फॉलो करने से कोई टफ नहीं हो सकता, बिल्कुल इजीली आपको कॉन्सेप्ट को समझना क्या है। तो जैसे कि हमारा वाणिज्य ऊर्जा, देन गैर वाणिज्य ऊर्जा, तो पहला जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे, इनकी परिभाषा को देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि वाणिज्य ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, और उसमें क्या कह रहा है, गैर वाणिज्य ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो घरेलू क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग है। तो सिंपल सा आपको एक पॉइंट यहाँ पर नोटिस करना है
कि जो वाणिज्य ऊर्जा होती है, ठीक है, वो हमारे क्या होती है कि इंडस्ट्री सेक्टर में यूज की जाती है। मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें वाणिज्य ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमारी डोमेस्टिक मतलब घरेलू क्षेत्र में कह सकते हैं, जो हमारी बेसिक जो नीड्स होती है, जरूरतें होती है, उसको पूरा करने के लिए हम कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, वो गैर वाणिज्य ऊर्जा है। ठीक है। दूसरा हमारे को देखना है स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है कि आते कहाँ से, मतलब वाणिज्य ऊर्जा के कौन कौन से सोर्स है। तो बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें जो इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस तथा बिजली आदि। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होंगे, वाणिज्य ऊर्जा के स्रोत होंगे। अगर हम वहां पर देखते हैं तो गैर वाणिज्य ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, लकड़ी हो गया, पशु अपशिष्ट हो गया, अपने गांव वगैरह में आपने देखा होगा। ठीक है। कृषि अपशिष्ट हो गया, मतलब फसलों को जला वगैरह दिया जाता है, तो वो क्या होती है कि हमारी गैर वाणिज्य ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है, भुगतान। भुगतान का मतलब पेमेंट। सिंपल है कि अगर मान लीजिए कि आपको इन ऊर्जा से खरीदना है तो किसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा और किसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि वाणिज्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भुगतान करना पड़ता है। मतलब कि हमें, अगर आप, ठीक है, वाणिज्य ऊर्जा को लेना चाहते हो, मतलब जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक, अगर आप इनको खरीदना चाहते हो, इसको परचेज करना चाहते हो, तो वहां पर आपको जाहिर सी बात है कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर, जैसे कि अगर मान लें जंगल है, तो जंगल में से अगर आप लकड़ी तोड़ के ले आओ तो आपको कोई रोकेगा नहीं, रोकेगा ऑब्वियसली। ठीक। तो इसके अंदर क्या होता है कि गैर वाणिज्य ऊर्जा प्राप्त, मतलब गैर वाणिज्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक, तो करने के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, मतलब किसी भी प्रकार के भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है बाजार। मतलब कि वाणिज्य ऊर्जा मतलब इसके लिए बाजार की आवश्यकता, मतलब कि ये देखो, ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी। अगर हमें कोई सामान चाहिए, हमें कोई गुड्स चाहिए, तो वो हमें ऑब्वियसली क्या होता है कि मार्केट में अवेलेबल होती है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको कॉमर्शियल एनर्जी चाहिए, मतलब आपको वाणिज्य ऊर्जा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बाजार की आवश्यकता होगी। देन अगर आपको गैर वाणिज्य ऊर्जा आपको चाहिए, ठीक है, तो वहां पर किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसको आपको कोई भी कहीं आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल, तो इसमें हम बहुत ही चीजों को, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले। वो टॉपिक क्या हमें देखना है, ऊर्जा के स्रोत, मतलब कि भारत में ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत है। ठीक, मतलब देखो स्रोत का मतलब क्या होता है, पहले शब्दों का आपको क्लियर होना चाहिए। स्रोत का मतलब कहते हैं कि जहां से कोई चीज उत्पन्न होती हो। सिंपल सी बात है, अगर जैसे मैं आप लोगों से पूछूं पानी के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे कि आप लोगों का जो अच्छा आंसर होगा वो क्या होगा कि नदी हो गया, तालाब हो गए, ठीक है, फिर आपका होगा समुद्र हो गया, महासागर हो गए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं झील वगैरह। ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे हमारे पानी के स्रोत। क्यों? क्योंकि पानी के जो मेन सोर्स है, पानी जो आता है कि यहाँ से आता है। तो सेम एज इट इज होता है कि हमारी जो ऊर्जा होती है, ठीक है, ऊर्जा के कौन कौन से ऐसे स्रोत होते हैं। तो स्रोत हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। वो क्या होते हैं, एक आपका ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और दूसरा क्या आपका ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो बेसिकली इसमें क्या है, हम डेफिनेशन के साथ साथ क्या इनके बीच में डिफरेंस को भी क्लियर कर लेंगे। और ये जो आपका डिफरेंस होगा, ये आपके बेसिकली जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा उस चीज को इजीली आपको कर लेंगे, कवर कर लेगा। तो पहले हम इस चीज को डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस होता है इनके बीच में। और डिफरेंस मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस करवाता तो आप मेरे मेथड को फॉलो करिए, आपको 100% की गारंटी देता हूं कि आपके 4 नंबर्स कोई काट नहीं सकता। ठीक है। तो देखते हैं पहला जो डिफरेंस हमें किस बेस से बताना है, परिभाषा के आधार पर। कह रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं, ठीक है, जिनकी हमें जानकारी, ठीक है तथा जिनका लंबे समय से प्रयोग है। मतलब सिंपल सी बात है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह स्रोत जो परंपरा से चला है, मतलब एक ट्रेडिशनली आपके चला है। तो सिंपल मतलब कि वह स्रोत होते हैं जिनकी हमें जानकारी है, प्लस और जिनका उपयोग लंबे समय से लोग करते आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। और दूसरा अगर मैं बात करूं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनकी खोज हाल ही के वर्षों में, यहाँ पर आपको समझना है जिनकी खोज हाल ही के वर्षों में है, मतलब हाल ही के रिसेंटली जिनको मतलब इन्वेंट किया गया, जिनका देखा गया वो हाल ही वर्षों में था, जिनके बारे में हमें अभी पूर्ण जानकारी नहीं है। तो सिंपल मतलब क्या है कि ये बेसिकली क्या हो कि अभी रिसेंटली क्या हुए आए हैं, ठीक, और जिनकी खोज रिसेंटली, ठीक है। अब यहाँ पर रिसेंटली मतलब अगर खोज की बात करें, यहाँ पर ऐसा नहीं कि कल परसों, नहीं, यहाँ पर आपके 10 साल 5 साल मतलब इतने पहले। लेकिन ये वाली जो हमारी ये परंपरा, ये तो लाखों मतलब कई सालों से चले आ रहे हैं। दूसरा वाला जो उत्तर का आधार है वो क्या है, स्रोत। स्रोत का मतलब कहते हैं कि जो परंपरागत है तो उसके कौन कौन से सोर्स है, ठीक।
तो पहला है कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, तथा बिजली। ठीक, ये कौन से है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। और मैं उसमें बात करूं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में, उसमें बेसिकली जैसे कि आता है आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, आज के सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आप हमारे पास एक जो सबसे बड़ा ऊर्जा का जो सोर्स है, ठीक है, जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, वो हमारा मतलब सूर्य की एनर्जी। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होता है बिजली बनती है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, और आपने सुना होगा बायोगैस। तो वो कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। तीसरा जो अंतर का आधार है पर्यावरण मित्र। पर्यावरण मित्र का मतलब क्या होता है कि जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। सिंपल अगर मैं आप लोगों की बात करूं कि ऐसा कोई आपका फ्रेंड जो आपको हर्ट करता हो तो वो आपका मित्र कहलाएगा? वो सीधी सी बात है, आपका फ्रेंड नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई मित्र जो आपको हमेशा मदद करता हो, आपकी केयर करता हो, तो वो आपका बिल्कुल जाहिर सी बात है आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड कहलाएगा। सेम एज इट इज क्या होता है कि जो ऊर्जा की परंपरागत स्रोत ये पर्यावरण के कभी मित्र नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण को बहुत ही क्षति पहुंचाते हैं, बहुत ही नुकसान करते हैं। जैसे कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पर्यावरण के मित्र नहीं होते क्योंकि यह पर्यावरण को दूषित करते हैं। पर दो सिंपल सी बात है कि अगर लोग कोयले का इस्तेमाल करें, पेट्रोल को, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट हो गया दूषित होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ये क्या होता है कि पर्यावरण के लिए फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण के फ्रेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते। तो पढ़ना है तो बेसिकली उसमें हमें पढ़ना है शक्ति सृजन की चुनौतियां क्या होती है और उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, या फिर कैसे उसको दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको हमारा जो टॉपिक आता है फर्स्ट है वो है भारत में शक्ति सृजन की चुनौतियां। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वर्ड समझना, शक्ति। शक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर मतलब है कि बिजली। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट की वीडियो में पढ़ाया था कि भारत में, ठीक है, ऊर्जा का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, फिर हमने डेफिनेशन वगैरह को देखा था। तो यहाँ पर जो शक्ति का मतलब क्या है, हमारा बिजली। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। और ये क्वेश्चन क्या होगा, कई बार पेपर में रिपीट हुआ, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से चांसेस है कि दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% की श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि भारत में शक्ति सृजन की चुनौतियां, मतलब कि जो भारत में बिजली प्रोवाइड की जाती है, मतलब जो बिजली दी जा रही है, उसके सृजन में क्या क्या चुनौतियां आती है, ऐसे कौन कौन सी समस्या, फिर ऐसे कौन कौन सी कठिनाइयां आती है, वो चीजें हमें समझना है। तो पहला जो है मतलब जब बिजली का सृजन किया जाता है, बिजली बांटी जाती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है बिजली का अपर्याप्त उत्पादन। सिंपल सी बात है कि आज के समय में, ठीक है, हमारे देश की जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बिजली का उतना उत्पादन नहीं किया जा रहा है। अब उत्पादन ना करने के कारण क्या है कि हमारे यहाँ पर मतलब जो भी बिजली के उत्पादन के संसाधन क्या उनकी कमी है, प्लस कि हमारे यहाँ पर जो भी बिजली मतलब जो भी बिजली उत्पादन करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट बनाए गए वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारे यहाँ पर कि बिजली की मतलब जितनी ज्यादा डिमांड हो रही है तो उसकी डिमांड ज्यादा और उसकी सप्लाई क्या है, कम है। तो कहीं नहीं हम कह सकते क्या है कि बिजली का अपर्याप्त उत्पादन है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बिजली के वितरण का अभाव। ये हमें समझना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बिजली के वितरण का सिंपल सा जो मीनिंग होती है बांटना या बंटवारा कह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आज के समय में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमें, ठीक है, हमें अपने मतलब बॉडी को बनाए रखने के लिए हमें जल और भोजन की आवश्यकता होती है, वो हमारे ईंधन है। तो सेम एज इट इज क्या होता है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर होती है, चाहे वो आपका ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे आपका शहरी क्षेत्र में, तो इंडस्ट्री सेक्टर या फिर औद्योगिक क्षेत्र हो क्या होता है कि मतलब चलाने के लिए बिजली का एक सबसे सर्वोत्तम साधन है। अगर बिजली नहीं होती है तो हम उसको चला नहीं सकते। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि भारत में जो वितरण है ना वो काफी समस्या है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो अगर आपने देखा होगा शहरी क्षेत्रों में आपने नोटिस किया होगा तो वहां पर 24 घंटे बिजली प्रोवाइड की जाती है, उसका वितरण 24 घंटे होता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्र में आपने नोटिस किया होगा इस चीज को देखा होगा कि वहाँ 10 घंटे 12 घंटे, ठीक है, 8 घंटे, तो इसी हिसाब से क्या बिजली वहां पर वितरित की जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में जो वितरण बिजली का जो वितरण है वो क्या है, अभाव, मतलब सही ढंग से क्या होता है कि वितरण नहीं किया जाता है। अगला कहता है क्षमता का कम उपयोग। ये क्षमता का कम उपयोग मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमें एक पॉइंट पढ़ना होगा पीएलएफ। क्या होता है पीएलएफ? पीएलएफ का मतलब है प्लांट लोड फैक्टर, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है जैसे कि एक यूनिट होती है जो बिजली को मेजर करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमें फीवर वगैरह होता है तो हमें क्या होता है कि हम उसको थर्मामीटर से मेजर करते हैं।
तो सेम एज इट इज जो बिजली का प्रोडक्शन होता है, बिजली की जो जितनी क्षमता की आपने सुना होगा 11,000 वोल्टेज होता है, फिर इससे कम या ज्यादा आपने सुना होगा। तो उस वोल्टेज जो पावर होती है, उस पावर को मापने के लिए क्या होता है, एक वहां पर एक यूनिट यूज की जाती है जिसे हम पीएलएफ कहते हैं। तो भारत में कहते हैं क्षमता का मतलब भारत में जो पीएलएफ बनाया गया है ना, वो क्या होता है कि उसकी क्षमता काफी कम है, मतलब उसकी जो पावर है वो ज्यादा नहीं है। तो ये क्या एक समस्या है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं बिजली बोर्डों के घाटे। ये आज के समय हमारे देश की सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि व्यापक समस्या है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो मतलब केंद्र मतलब एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और जो छोटे मोटे जो डिपार्टमेंट है जो बिजली क्षेत्र में कार्य करते हैं, आज वो पूरी तरह से क्या हो रहा है, घाटे में जा रहे हैं। घाटे में जाने का मतलब क्या है कि जो बिजली है मतलब उसको सही ढंग से मतलब जो उसका वितरण है या फिर उसको जो मेंटेनेंस है वो सही ढंग से नहीं की जा रही है। इससे क्या है कि जो हमारा केंद्र प्राधिकरण जो बिजली डिपार्टमेंट है वो कई सालों से उसका मतलब नुकसान हो रहा है। प्लस में जो स्टेट लेवल के जो डिपार्टमेंट बनाए जो बिजली डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, तो ये सारे के सारे जो बोर्ड है, ठीक है, राज्य स्तर पर भी ये सारे क्या हो रहे हैं आज के समय में, इनके बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ी राशि में क्या हो रहा है, इनको घाटा देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली जो हमारी 4-5 चुनौतियां थी, ये क्या है, शक्ति सृजन की चुनौतियां। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे कि ये जो बिजली से रिलेटेड जो भी हमारी चुनौतियां थी शक्ति सृजन की, ठीक है, उसको दूर कैसे कर सकते हैं। तो उसको दूर क्या पॉइंट आपका लिखा, शक्ति सृजन की चुनौतियों को दूर करने के उपाय, ठीक है। तो दूर करने के उपाय मतलब कि जो चुनौतियां आती है इनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, बिजली के उत्पादन के साधनों में वृद्धि करना। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपसे पूछा बिजली का उत्पादन करने के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल होता है, तो आपने सुना होगा जैसे पानी हो गया, ठीक है, पानी हो गया, और भी तरह तरह के मटेरियल होते हैं, आपने सीमेंट वगैरह का सुना होगा। तो इनकी बिजली के उत्पादन मतलब बिजली का उत्पादन करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है उनके संसाधनों में क्या वृद्धि की है। जैसे कोयला वगैरह होता है, तो इनसे बेसिकली क्या बिजली का निर्माण किया जाता है। दूसरा पॉइंट मेरा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। ये देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। भारत में आपने देखा कि ज्यादा हाई वोल्टेज वाली बिजली का उत्पादन नहीं है। क्यों? क्योंकि उतने कह सकते हैं कि आधुनिक लेवल की हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हाई लेवल की हाई वोल्टेज का बिजली हम प्रोड्यूस कर सके। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर हमें शक्ति सृजन की चुनौतियों को दूर करना है तो हमें क्या करना चाहिए कि ज्यादा क्षमता वाली बिजली का प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारी क्योंकि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियां होती हैं उसको चलाने के लिए छोटे मतलब कम वोल्टेज वाली बिजली नहीं चाहिए, बल्कि उसको एक हाई लेवल के वोल्टेज चाहिए, तभी वो कंपनियां चल पाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है वितरण प्रणाली में सुधार। वितरण प्रणाली में सुधार मतलब क्या है कि जैसे हमारी वहाँ चुनौतियां थी कि आज के समय में क्या होता है कि जो भारत में बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपका स्टेट लेवल हो गया, सेंट्रल लेवल हो गया, अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, तो बेसिकली होता क्या है कि आपने देखा होगा कि शहर में ज्यादा मतलब शहर में जो वितरण की जो सुविधा है काफी अच्छी है, लेकिन अगर हम उसी के कंपैरिजन में ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां पर जो वितरण प्रणाली ना काफी मतलब दूरस्थ है, मतलब एक सही ढंग से कार्य नहीं। तो अगर हमें शक्ति सृजन की चुनौतियों को दूर करना है तो हमें अपनी वितरण प्रणाली मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट जो सिस्टम है उसको सुधारना होगा। अगर बिजली देना है तो ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल सेम होना चाहिए, प्लस में शहरी क्षेत्रों में भी। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं पीएलएफ में सुधार। पीएलएफ में सुधार का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएलएफ का मतलब क्या होता है, प्लांट लोड फैक्टर। ये बेसिकली होता क्या है कि बिजली की क्षमता को मेजर करता है। तो इसमें हमें क्या करना, सुधार की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी तक इसकी भी एक लिमिट कर दी कि हाँ इससे ज्यादा हम बिजली की क्षमता को नहीं मेजर कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली करना क्या कि जो पीएलएफ होता है उसको मेजर करने की क्षमता में क्या सुधार ला रहा है, जिससे क्या होगी हमारे देश के अंतर्गत है कि जो बिजली बोर्ड द्वारा क्या ज्यादा से ज्यादा बिजली की या फिर हाई मात्रा मतलब बड़ी मात्रा में क्या उत्पादन किया जा सके। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ा देना। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा कि आज के समय में क्या कि हर एक क्षेत्र में क्या कि मतलब निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण का मतलब क्या है कि सारी चीजें जो गवर्नमेंट होती है वो अकेले हैंडल नहीं कर पा रही है। तो इसलिए क्या होता है कि इससे पहले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो बिजली डिपार्टमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट के क्या एकाधिकार मोनोपोली थी, लेकिन मोनोपोली होने के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि वहां पर जो सरकार होती है उसके लगातार क्या घाटा होता। तो सरकार ने बेसिकली क्या है उसको निजीकरण की प्रोसेस कर दी। अब निजीकरण की प्रोसेस से मतलब क्या है कि यहाँ पर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को पार्टनर बनाया। अब जो प्राइवेट सेक्टर वो अपना पैसा लगा के उस बिजली डिपार्टमेंट मतलब बिजली के मेंटेनेंस में क्या सुधार करेगा। तो वहां पर आपने आज के समय में देखा होगा कि जब आप कभी सड़क वगैरह का आप निकलते हो घूमने जाते हो तो वहां पर आपने देखा कि पहले क्या जो वायर वगैरह लगे होते थे वो क्या ऊपर से आते थे,
लेकिन अब क्या हुआ कि मतलब जो आपको अब उस चीज को क्या कर दिया गया, अंडरग्राउंड कर दिया गया। या फिर जो आपने देखा टायर की जो लेयर होती थी वो पहले नॉर्मली होती थी कि आराम से उसमें कोई व्यक्ति का इजीली क्या होता है कि बिजली को चोरी कर सकता था। लेकिन अब क्या है कि उस मतलब जो उसकी का मतलब लेयर होती उसको इतना हार्ड बना दिया गया कि उसको हम आसानी से बिजली हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ये सारी चीज सफल कहाँ से हुई, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही है। तो ये पहला पॉइंट हमारा आता है कि स्वास्थ्य। अगर आप लोगों से मैं बात करूँ ठीक, तो हेल्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पर ले रहा है कि स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था होती है, ठीक है, एक ऐसा अवस्था कह सकते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, जिसमें कोई व्यक्ति ठीक है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक तौर से मतलब सामाजिक रूप से क्या होता है कि अधिक कुशल होता है। तो वही मैंने लिखा है कि स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से कुशल होता है, ठीक है, फिर होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये लास्ट के टाइम पे, ये लास्ट मतलब सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, मतलब कि जब हम 1947 में स्वतंत्र हुए, ठीक है, उसके बाद से अगर हम आज तक की देखें तो भारत में जो स्वास्थ्य रिलेटेड मतलब हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो सुविधा उनका विकास कैसे हुआ, उनसे क्या फायदा हुआ, क्या हमें देखने को मिला। तो वही आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी थी उसका विकास कैसे हुआ और उससे क्या बेनिफिट मिला। तो सबसे पहले हमें ये समझना मृत्यु दर में कमी, ठीक है, मृत्यु दर में कमी मतलब अगर हम बात करें मतलब स्वतंत्रता से पहले मतलब 1947 से अगर हम पहले देखें तो भारत में क्या था कि मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। अब आप लोग भी समझ सकते हो कि उस दौरान क्या थे, हम एक तो ब्रिटिश सरकार का औपनिवेशिक थे, प्लस उस दौरान ज्यादा से ज्यादा मतलब कोई हेल्थ से रिलेटेड जो उपचार होते थे मतलब कोई फैसिलिटी कह सकते हैं डेवलप नहीं थे, मतलब फैसिलिटी का विकास नहीं किया। तो इस कारण अगर मान लेते कोई व्यक्ति है तो अगर वो किसी प्रकार की कोई सी समस्या होती है, किसी प्रकार की कोई बीमारी होती थी तो उसके पास कोई मतलब कोई फैसिलिटी नहीं होती थी वो अपने आप को ठीक करवा ले, ठीक है, तो इसलिए कहने की उनकी मृत्यु होती है। लेकिन आज के समय अगर हम देखें तो मृत्यु दर में बहुत भारी मात्रा में क्या गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि आज आप देखोगे कि आप आज के समय मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या इतने सारे हॉस्पिटल वगैरह हो गए, ठीक है, डिस्पेंसरी वगैरह आपने देखे होंगे और आसपास के जो मोहल्लों में ठीक है क्लिनिक वगैरह खुल गए, ठीक है, और मेडिकल वगैरह। तो ये सारी जो कारण क्या है कि आज के समय जो मृत्यु दर में क्या हो गई, कमी हो गई है। दूसरा पॉइंट क्या है कि शिशु मृत्यु दर में कमी। जैसे कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया कहते हैं कि ब्रिटिश शासन मतलब स्वतंत्रता से पहले मतलब 1947 से पहले अगर हम देखा जाएगा तो भारत में अगर होता था कि 1000 बच्चे का जन्म लेते थे तो उनमें से क्या होता है कि 218 बच्चे क्या होते थे, डेथ कर जाते थे, इन द सेंस कि उनकी मृत्यु हो जाती थी। पर अगर हम 1947 के बाद से अगर आज के दौरान देखें तो जो हेल्थ सेक्टर था हमारे पूरी तरह से क्या चेंज हो चुका। क्यों? क्योंकि हर एक तरह की हर एक प्रकार की क्या फैसिलिटी अवेलेबल है कि जहां पर क्या होता है कि मतलब ये जो आंकड़े हैं, जो रेशियो बनने का बच्चों का, ठीक है, वो काफी कम हो गया। और आपको पता है कि शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है, तो मैंने सिंपल आप लोगों को बता रहा है कि ऐसा कोई बच्चा, ठीक है, जो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किए बिना ठीक है डेथ कर जाता हो तो वो क्या कहलाता है, वो कह सकते हैं शिशु मृत्यु दर। तो आज के समय क्या ये इस चीज में काफी गिरावट है। मतलब कि अगर आज के करंट में टाइम हम देखें कि अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें सिर्फ 14 मतलब सिर्फ 34 बच्चों की डेथ होती है, ठीक है। अब उसमें अब ऐसा हो सकता है कोई छोटे मतलब बहुत ज्यादा गरीब बच्चे हो तो ऐसा, लेकिन पहले वाला आंकड़ा नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है जीवन प्रत्याशा वृद्धि। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कह सकते हैं, मतलब एक एवरेज व्यक्ति कितना जीते थे। तो उस समय अगर मैं बात करूं ब्रिटिश मतलब जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे उससे पहले या फिर हम जब ब्रिटिश सरकार के मतलब औपनिवेशिक थे तो वहां पर जो एवरेज व्यक्ति होता था वो लगभग 32 वर्ष तक क्या जीता था, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो क्यों, क्योंकि आज के समय बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी है, आप लोगों ने देखा होगा जिम वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर हर कोई इंसान हो, ठीक है, वो हेल्थ को लेकर काफी अलर्ट है, काफी मतलब काफी अवेयर है उस चीज को लेकर के अपनी हेल्थ को बनाए रखना है, ठीक है। तो यहाँ जीवन प्रत्याशा में क्या वृद्धि, मतलब अब अगर देखा जाएगा इसका तो लगभग ये 69.9 चल रहा है आज भी अगर हम करेंटली की बात करें। और लास्ट पॉइंट क्या है
जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण। अब ये जानलेवा बीमारियां क्या होती है, जैसे कि आप लोगों ने पहले देखोगे, पहले मतलब जैसे कि चेचक हो गया, हैजा वगैरह हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो आपके, और फिर HIV कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी बीमारियां होती थी बहुत ही खतरनाक होती थी, और उस दौरान जब ये बीमारियां होती तो इसका कोई उपचार नहीं होता था, इसका कोई मतलब कोई फैसिलिटी नहीं अवेलेबल थी कि ये बीमारियों को दूर किया जाए। लेकिन आज के समय में क्या कि हर एक प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां हैं तो सबके क्या है, एंटीडोट्स हैं, सबके वैक्सीन वगैरह है, ठीक है। हर एक प्रकार के उपचार अवेलेबल मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि आज भी क्या है कि जो जानलेवा बीमारियों को उसको हमने पूरी तरह से क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमें समझना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, मतलब हम आजाद होने के पश्चात स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य अभी भी एक उभरती चुनौती। मतलब अगर मैं आप लोगों से रिलेटिव में बात करूं कि क्या आज के समय में हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ जो सेक्टर है, वो पूरी तरह से डेवलप है। आप लोग कभी हॉस्पिटल जाते हो, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा कि हर एक सुविधा अवेलेबल है, तो आपका भी आंसर होगा नहीं, कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो सिंपल सा वही क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य अभी भी एक उभरती चुनौती है। बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कह रहा है स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण, मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विस होती है ना, उसका जो वितरण होता है वो क्या आसान है। जैसे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि आप देखा होगा आपने कि मतलब जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी मतलब सुविधा होती है, ठीक है, वो ग्रामीण क्षेत्र के अपेक्षा क्या शहरी क्षेत्र में ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो गई, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो गांव में उसका इलाज उपलब्ध नहीं होता है, तो उसको क्या होता है कि फाइनली क्या होता है कि शहर की ओर आना पड़ता है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि भारत में जो अभी भी स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी सेवा है उसका वितरण कैसा है, उसका वितरण असमान है। नेक्स्ट पॉइंट है संक्रामक बीमारी, ठीक है। संक्रामक का बीमारी का मतलब क्या होता है कि ऐसी बीमारियां जो फैलती, जैसे कि अगर आप लोग भी आज देखो, आज करंट टाइम पे अगर हम बात करें जो सबसे बड़ी महामारी बनी हुई कोरोना वायरस, ठीक है, तो ऐसी बीमारियां क्या होती थी कि जब आज भी हमारे यहाँ पर जैसे मलेरिया वगैरह देखने मिलते हैं, ठीक है, या चेचक, तो ऐसे बीमारियां क्या है कि अभी भी हमारे देश के अंतर्गत से पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ये भी हमारे लिए कहने की बहुत बड़ी उभरती चुनौती है, ठीक है। जैसे आपने प्लेग वगैरह की सुनी होगी, तो ये कहने की कौन सी बीमारी होती है, संक्रामक बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, घटिया रखरखाव। ये क्या होता है घटिया रखरखाव? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक, तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हो तो वहां पर आपको बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वहां पर आपने देखा मेंटेनेंस को लेकर काफी बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि हॉस्पिटल में ज्यादा साफ सफाई नहीं होती गवर्नमेंट वाले में, ठीक है। तो ये सारी क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरा क्या है, घटिया साफ सफाई का स्तर, ठीक है। साफ सफाई का स्तर अगर वही हम बात करें कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो वेल फैसिलिटेटेड होता है। वेल फैसिलिटेटेड मतलब कि आपको हर एक प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराता है, लेकिन हम उसके कंपैरिजन में अगर गवर्नमेंट सेक्टर को देखें तो उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन वो क्या होता है कि नाम मात्र की होती है। उसमें बस कि हाँ एक होता है कि हाँ गवर्नमेंट के सेक्टर में इलाज हो रहा है, लेकिन वो कहने की पूरी तरह से नहीं होता है। लास्ट पॉइंट क्या है, निजीकरण। आज सबसे बड़ी जो चुनौती है निजीकरण की, एक आम इंसान के लिए, ठीक, क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मिडल वर्ग, आज के समय जो भी अगर कोई इंसान है उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसका क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें इलाज वहां पर नहीं मौजूद होता है, तो फाइनली वो इलाज क्या प्राइवेट सेक्टर होता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि अगर व्यक्ति मिडल वर्ग है तो वहां पर निजीकरण के कारण से जो निजी मतलब प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं वो इतनी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं कि जो वो आम इंसान होता है उसकी मतलब उसकी आय से क्या होता है बाहर होता है। तो फाइनली क्या होता है कि वो अपना इलाज वहां पर नहीं करा सकता है। तो आज के समय जो हॉस्पिटल का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है वो बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी अच्छी सुविधा होती है, और निजीकरण का मतलब सिंपल क्या होगा, इसकी जो फैसिलिटी कौन, वो समाज के जो सबसे मतलब रिचेस्ट वर्ग होगा, सबसे जो अमीर वर्ग होगा वो यूज कर सकता है। लेकिन एक अगर मैं बात करूँ मिडिल वर्ग हो गया, फिर उससे नीचे का वर्ग हो गया, मतलब निजी जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनकी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है कि वो एक आम इंसान, एक मिडिल वर्ग क्या होता है उस चीज को पे आउट नहीं कर पाता है। तो बेसिकली ये हमारी क्या थी, चुनौतियां थी। तो फाइनली हमारा जो चैप्टर नंबर 11 का पूरी तरह से क्या होगा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग करिए क्या, बस आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ इससे हमारा और ज्यादा काम करने के लिए मन करता है। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।